अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा व्लॉग और प्रेजेंटेशन एंटी फ्रीज़ कंपोजिशंस, एंटी फ्रीज़ एडमिक्सचर्स फॉर कंक्रीट, यानी कंक्रीट और सीमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो लो फ्रीजिंग एरियाज़ हैं जहाँ टेम्परेचर माइनस में जाता है, उनमें कौन कौन से एडिटिव्स डाले जाएंगे, एडमिक्सचर्स डाले जाएंगे जिससे वो कंक्रीट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ में रहे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रैक्स वगैरह ना आएँ। उसके लिए जैसे आपको ये स्लाइड में भी शो हो रहा है, एंटी फ्रीज कंपोजिशन फॉर प्रोड्यूसिंग ड्यूरेबल कंक्रीट इन कोल्ड टेम्परेचर कंडीशंस, पाकिस्तान में और अक्रॉस द ग्लोब जहां फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं वहाँ कौन से केमिकल्स ऐड किए जाते हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है। दिस स्लाइड अगेन शोइंग वाटर एग्रीगेट्स एंड केमिकल एडमिक्सचर एडिटिव्स, और ये बेसिकली उन एरियाज़ में ये एडमिक्सचर यूज़ होंगे जैसे हमने पहले भी कहा, जिससे हमें ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंटिशियस सॉलिड्स की मिल सके। कि कंक्रीट जो है, एक पार्टिकुलर कंक्रीट का ब्लॉक हमने बनाना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, और द एरिया लाइज इन द कोल्ड वेदर कंडीशंस सच एज विंटर टाइम, और बहुत सी जियोलॉजिकल एरियाज़ हैं जो कोल्ड जियोलॉजिकल जोन्स होते हैं जहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है, उनमें कौन से हमारे एडिटिव्स का। अपने टॉपिक की तरफ अब मज़ीद बढ़ते हैं। अब इसमें जो एडमिक्सचर इस्तेमाल होगा, जो एडिटिव इस्तेमाल होगा, उसके चार एस्पेक्ट्स होते हैं। चारों में से कोई एक आध चीज़ ऊपर नीचे उसमें हो सकती है। कम से कम उसके अंदर 2 डिफरेंट नाइट्रेट साल्ट्स होने चाहिए। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से नाइट्रेट के साल्ट्स हैं जो एंटी फ्रीज का काम करेंगे। एक सुपर प्लास्टिसाइज़र होगा उसमें, और प्लास्टिसाइज़र को भी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में हम। प्लास्टिसाइज़र्स बेसिकली क्या होता है, उनका क्या फंक्शन है। एंड ऑप्शनली एन एयर इंट्रेनिंग एजेंट और EAE, इसके बारे में भी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगी। और कोरोजन इनहिबिटर के हमें जो मुख्तलिफ आयरन रॉड सरिया वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसमें लाजिम बात है कोरोजन वगैरह ना हो जाए, तो उनके फंक्शन को जैसे ये स्लाइड्स के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को समअप किया हुआ है। इन चीज़ों को आगे वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे। जी, अब जैसे स्लाइड में आपको शो रहा है, एक टर्मिनोलॉजी बार बार इस्तेमाल होगी एग्रीगेट्स की। कंक्रीट एग्रीगेट क्या चीज़ होते हैं? इट्स कंपोज्ड ऑफ जियोलॉजिकल मटेरियल्स नेचुरली ऑकरिंग, जैसे होते हैं ग्रेवल हो सकता है, सैंड हो सकता है, क्रश रॉक्स हो सकती हैं। और इनकी साइज़ की अगर हम बात करें, दी साइज़ ऑफ पार्टिकल डिटरमिन्स वेदर इट इज़ कोर्स एग्रीगेट, या ये कोर्स एग्रीगेट है तो उसमें ग्रेवल होगा, बजरी होगी, ग्रेवल होगा। फाइन एग्रीगेट में सैंड। और द रिजल्टिंग कंक्रीट कैन बी यूज इन नेचुरल स्टेट और क्रश्ड, उसको जिस हालत में हमें अगर वो मिलती है, या उसको क्रश करके फाइन शेप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे वो आगे एप्लीकेशन है कि फाउंडेशन फिलिंग है, या हमने उसको फिनिश वर्क करना है, तो किस स्टेट में हमने उसको तैयार करना है। और इन सारी की सारी चीज़ों को बाइंडिंग के लिए हम या फ्लाई ऐश यूज़ करेंगे या स्लैग सीमेंट इस्तेमाल करेंगे कि ये एग्रीगेट जो है वो एक बाइंडिंग फॉर्म में आके एक सॉलिड कॉम्पैक्ट और कंपोजिट जो फॉर्म हमें दे। उसके लिए या फ्लाई ऐश इस्तेमाल होगी या स्लैग सीमेंट इस्तेमाल होगा। जी, इसमें अब डिफरेंट एडमिक्सचर्स जो आगे इंशाल्लाह डिटेल भी उनकी आएगी, वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ अचीव करने के लिए हम ऐड करते हैं। बाकी असल अब हम इस कंक्रीट को अपने उस फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं कि जिस फॉर्म में हम इसको अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए क्या होगा, इस ड्राई कंक्रीट के मिक्सचर के अंदर हम अपनी मर्ज़ी की शेप इसको देना चाहें, उसको हम पोरिंग करना चाहें या उसकी कास्टिंग करना चाहें, तो उसके लिए सॉलिडिफाई और हार्डन फॉर्म में लाने के लिए हम उसके अंदर पानी डालेंगे। और पानी लाजिम बात है कि वो उसके साथ रिएक्शन करेगा। उस रिएक्शन से हमें रिक्वायर्ड जो मटेरियल है वो मिल जाएगा। अब इस पानी के इस रिएक्शन को हाइड्रेशन कहते हैं, और उससे एक हीट इवॉल्व होती है, उसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, जो कि एक सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है उसको शो करता है। कि आपको स्लाइड में जैसे नज़र भी आ रहा है कि हम एक ड्राई सॉलिड नज़र आ रहा है, उसके बाद हमने उसका एक पानी का मिक्सचर बना लिया, और उससे कैसे पानी के सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो उनको पानी कैसे इनकॉर्पोरेट करेगा, और उससे हमें एक रेडीमेड जो कंक्रीट का मिक्सचर है वो अचीव होगा। जी, फर्दर टू हीट ऑफ हाइड्रेशन, जैसे ग्राफ में भी शो हो रहा है और हमें क्रैक्स भी नज़र आ रहे हैं। अब इसमें इस फिनोमेना को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सीमेंट के हम अभी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे कि ये इसके पानी के साथ अब सीमेंट की जो मुख्तलिफ उसके इंग्रेडिएंट्स हैं
वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और हीट इवॉल्व कर रहे हैं। ये हीट बेसिकली ये जैसे आपको रिएक्शंस में नज़र आ रहा है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है। और अब बेसिकली वाटर रिएक्ट्स विद सीमेंट विच बॉन्ड्स द अदर कंपोनेंट्स टुगेदर फाइनली क्रिएटिंग अ रोबस्ट स्टोन लाइक मटेरियल। तो बेसिकली ये स्टोन लाइक मटेरियल तो बन जाता है, लेकिन अब इसको बहुत से फिनोमेना ऐसे होते हैं जिससे कंक्रीट डैमेज भी हो जाती है। और उसमें ये फ्रीजिंग एक मेजर फिनोमेना है कि पानी उसके अंदर जाके फ्रीज़ हो गया और जो सीमेंट है वो अपनी जगह फर्म तो हो गया, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो फ्रीज़ हो गया। नेक्स्ट ये फ्रीजिंग जो है वो क्या नुकसान देगी, इस चीज़ को अब डिस्कस करेंगे हम। जी, अब इस स्लाइड में हम एक बहुत आम फिनोमेना है जिसको एफटीसी कहते हैं, फ्रीज था साइकिल, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीजिंग हो गई, जैसे रात के वक्त टेम्परेचर डाउन हुआ वहाँ फ्रीजिंग हो गई, दिन में टेम्परेचर राइज़ हुआ, और जो अगली नेक्स्ट स्टेज आई कि वो जो उसमें आइस बनी थी, स्नो बनी थी, वो अब मेल्ट होगी। इस फिनोमेना को का नेक्स्ट जो है एक फ्रीजिंग है, एक था है। अ था जैसे नीचे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, टू गो फ्रॉम फ्रोजन टू लिक्विड स्टेट, मेल्ट, टू बिकम फ्री ऑफ इफेक्ट सच एज स्टिफनेस, हार्डनेस, नमनेस और हार्डनेस, यानी कि उसकी हार्डनेस कम हो गई, वो बर्फ़ दोबारा पिघल के पानी की फॉर्म में आ गई, और जैसे ही उसको टेम्परेचर मिला। और अब ये था फ्रीज एंड था साइकिल, इसको समझना पड़ेगा कि हमने सीमेंट का एक स्ट्रक्चर बनाया, उसकी कास्टिंग हुई, क्योरिंग हुई, कंक्रीट की कोल्ड टेम्परेचर है, और वहाँ अब टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट तक आ गया। और ये बहुत चैलेंजिंग है कि अब इस फ्रीजिंग पॉइंट पे हमारी कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो। तो और अब ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि ये साइकिल जिसको हम एफटीसी कहते हैं, ये रिपीटेडली होता रहता है। दिन में थोड़ा टेम्परेचर राइज, रात को टेम्परेचर डाउन, तो पहले फ्रीजिंग हुई, फिर वो उसकी मेल्टिंग हुई। तो अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि एफटीसी होगी कब। एफटीसी फ्रीज था साइकिल होगा व्हेन एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स लो इनफ टू फ्रीज वाटर 32 डिग्री एफ तक, जब वो यानी कि 0 डिग्री सी तक वो आ जाएगा, देन इंक्रीज इनफ टू फॉर इट टू था अगेन, के वो 0 पे आया, पानी बर्फ़ बन गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन में टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। और ये एक साइकिल जो है रिपीटेडली हो रहा है। एफटीसी यूजुअली अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन विंटर टाइम, दो हैव द पोटेंशियल टू अकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। गर्मियों सर्दियों में ये ज़्यादा होता है, लेकिन किसी वक्त भी किसी भी टेम्परेचर और वेदर कंडीशन की वजह से हो सकता है। अब एफटीसी का इस फ्रीज और था साइकिल का कंक्रीट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसको अब हम समझते हैं। जी, इस स्लाइड में बहुत एलोबरेटली आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि फ्रीज था साइकिल एफटीसी है क्या। जैसे ये एक स्टोन हम समझ लें, या कोई कंक्रीट का कोई भी ऐसी बॉडी है जिस पे वाटर जो है वो किसी भी उस पर कलेक्ट हुआ, किसी भी एक उसकी कैविटी में। और अब क्या हुआ कि यहाँ ये बर्फ़ बन गया, तो लाजिम बात है कि उसने थोड़ा सा पेनिट्रेट तो कर लिया रॉक के अंदर, और वो जो पिक्चर नंबर 2 है उसमें जैसे हम दिखा रहे हैं कि अब ये पेनिट्रेट करके जो उसके अंदर नर्व्स हैं, जो मसाम हैं, जो पोर्स हैं रॉक के अंदर, वहाँ तक जाके वो वहाँ जब वो फ्रीज़ हो गया, तो लाजिम बात है कि फ्रीजिंग से उसकी एक्सपेंशन आ गई, वो एक्सपैंड होगा और थोड़ी फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा, जिससे वो रॉक जो है वो उसके जो पोर्स हैं वो खुलेंगे, क्रैक जो है वो थोड़ा सा खुलेगा। और वही हम आपको पिक्चर 3 में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जब अंदर तक चला गया, और अब नेक्स्ट इस साइकिल का था साइकिल आ गया। आइस थाज यानी आइस मेल्ट होना शुरू हो गई और वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब जब वो दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होगी तो लाजिम बात है कि ये इस पानी ने मज़ीद पेनिट्रेट करना है अंदर की तरफ। अब जब ये मज़ीद पेनिट्रेट करेगा अंदर की तरफ, तो फिर इसी साइकिल का अगला पॉइंट आ जाएगा, फिर दोबारा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, और फिर अगेन था, फिर अगेन फ्रीज था। तो ये एफटीसी जब रिपीट करता रहेगा, तो जैसे आपको ये महसूस हो रहा है कि इतनी बड़ी चट्टान जो है वो ऐसे स्प्लिट हो गई है 2 हिस्सों में। तो ऐसे ही कंक्रीट के अंदर भी यही होता है। फ्रीज था साइकिल से हमने तो बहुत अच्छे तरीके से रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का सीमेंट भी उसके अंदर डाला है, लेकिन उसके बावजूद ये वाले हमें क्रैक्स मिल जाते हैं। तो उसकी वजह ये एफटीसी साइकिल है, फ्रीज था साइकिल है। अब इसको ओवरकम कैसे करना है, ये असल हमारा टॉपिक है। अब फ्रीज था साइकिल जो है वो किन कंडीशंस में होगा, इसको समझते हैं। उसके लिए पहले इसकी कंडीशन ये है
द एवरेज डेली टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सी। 4 डिग्री सी डेली अगर टेम्परेचर डाउन होगा तब द एयर टेम्परेचर डज नॉट राइज अबव 10 डिग्री सी, कि एयर टेम्परेचर 10 डिग्री सी से ऊपर नहीं जा रहा, एंड हाफ डे इन एवरी 24 आवर पीरियड। तो ये दो कंडीशंस हैं। At said cold weather conditions, water start to freeze in the capillaries of the concrete at -2 डिग्री सी। तो हमने देखा कि जैसे वो पोर्स जो कैपिलरीज हैं उसमें -2 डिग्री सी पे सेंटीग्रेड पे पानी जो है वो फ्रीज़ होना शुरू हो गया किसी भी कंक्रीट में, किसी भी रॉक में, और ये एक्सपेंड करेगा। इट एक्सपेंड अप टू 9% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जब ये एक्सपेंड करेगा तो अपने वॉल्यूम का 9% जो है वो ये इंक्रीज़ कर जाएगा। एंड व्हेन इट फ्रीजेज काजिंग क्रैक्स इन दी कंक्रीट मैट्रिक्स। और ये हम पीछे भी देख चुके हैं अपनी पिछली स्लाइड में कि वो कैसे क्रैक्स जो हैं वो डेवलप हुआ और एक्सपेंड होके पूरी जो है स्ट्रक्चर उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दी। और उसके बाद क्या होगा कि एंड अप टू 50% ऑफ दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस्ड। तो अब लाजिम बात है कि जो हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ है उसकी कंप्रेसिव जो स्ट्रेंथ है वो 50% रिड्यूस हो जाएगी इस एफटीसी साइकिल की वजह से। और कंक्रीट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अप टू 50% कम हो जाएगी बिफोर रीचिंग एटलीस्ट अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 500 PSI। तो जो ब्लॉक हमने बनाया उसके ऊपर जो हमने प्रेशर डाल के जिसको हमने चेक किया, अब लैब में तो उसने क्वालिफाई कर दिया, लेकिन बाहर की कंडीशन में अगर इसमें एडिटिव नहीं डाला हुआ तो उसकी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो अप टू 50% डाउन हो जाएगी। जी, कैपिलरीज और कैपिलरी एक्शन की जैसे अभी हमने बात की थी, तो इसमें अब ये मैसनरी वॉल जो है वो उसके अंदर मॉइस्चर से अपराइजिंग मॉइस्चर जो है वो कैसे इसको डैमेज करती है, तो वो आप ये समझ सकते हैं कि वाटर पेनिट्रेशन हमें ये एक शो हो रही है। और लाजिम बात है कि ये ब्रिक वर्क है, तो ये इसके अंदर कैपिलरीज हैं, इसने पानी को ब्रिक फाउंडेशन ने इसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके ये पानी ऐसे ऊपर की तरफ ट्रेवल हुआ और ट्रेवल हो के अब लाजिम बात है कि जो ज़मीन से जो पानी, जो मॉइस्चर, जो नमी है, जो डैम्प सॉइल है, उससे ये बड़े आराम से कैपिलरी एक्शन से ये राइज़ कर रहा है। और राइज़ करके अब वो स्ट्रक्चर के अंदर से निकलता हुआ जो बाहर की लेयर है उसमें वो हमें नज़र आएगा। और निकलता हुआ लाजिम बात है कि उसने बाहर की तरफ उसको खुरदरा कर दिया और सारा हमारा ब्रिक वर्क जो है, मैसनरी वर्क जो है, उसका एक्सटीरियर जो है, उसकी फिनिशिंग सारी इसने ख़राब कर दी हुई है। जी, अभी तक तो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया, और डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम ओनली इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो एक्चुअली टू गिव अ सोल्यूशन, तो इसके लिए दो अप्रोचेज़ हैं सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसमें दो अप्रोचेज़ हैं। अप्रोच 1 को भी हम पहले स्टडी कर रहे हैं। टू अप्रोचेज़ टू द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम डिस्कस्ड। जो अप्रोच 1 है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। वाइडली नोन अप्रोच इज़ टू एड सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट एट रेशो ऑफ 3:1। सोडियम नाइट्रेट उसमें डाला जाएगा और सोडियम सल्फेट उसके अंदर डाला जाएगा 3:1, 3 टाइम्स सोडियम नाइट्रेट एंड 1 टाइम उसके अंदर सोडियम नाइट्रेट, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। वेर इन द एंटी फ्रीज कंपोजिशन प्रेजेंट इन द कंक्रीट at a dosage of 2%, 2 weight percent to 8 weight percent relative to the weight of the concrete composition। अब हमने क्या करना है, 3:1 में इसको मिक्स करके, और फिर हमने जितनी हमारी कंक्रीट है उससे 2 to 8% के हिसाब से इस मिक्सचर को उसमें डाल देंगे। इसको समझने की ज़रूरत है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 kg सोडियम नाइट्रेट लिया, उसमें 1 kg हमने सोडियम सल्फेट को मिक्स किया। अब ये एडमिक्सचर तैयार हो गया। अब इसको कंक्रीट में कितना करेंगे, कंक्रीट का अब हम देख लेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कंक्रीट जो है वो 100 kg है, तो इसके अंदर आप 2 kg to 8 kg ये वाला एडमिक्सचर आप इसमें डाल सकते हैं। तो 2 से 8% बाई वेट टू दी कंक्रीट कंपोजिशन ये इसके अंदर डालेंगे। ये अप्रोच 1 है, और ये दिस अप्रोच यूजुअली डिलीवर्स अ क्विक सेटिंग सीमेंट। तो लाजिम बात है कि जो अप्रोच 1 है, ये जो क्विक सेटिंग सीमेंट है उनमें बहुत यानी कि एब्रप्टली जो है अगर कोई हमने अपना सोल्यूशन लेना है, रिजल्ट लेने हैं, उसके लिए ये वाली जो अप्रोच 1 है वो अप्लाई की जाएगी। जी, अभी हमने अप्रोच 1 को डिस्कस किया। उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो उसके प्रोज में हमने ये देखा कि ये क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, उसमें आप इस्तेमाल करेंगे। अब इसके
कॉन्स जो हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, वो ये हैं कि अगर ये चूँकि इसके अंदर हम सोडियम के साल्ट्स डाल रहे हैं तो उससे हाई अल्कली एडिशन से हमें प्रॉब्लम क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं। होएवर हाई अल्कली एडिशन ड्यू टू दिस सोडियम इंक्रीज द रिस्क ऑफ अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस, AAR अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस, यानी कि जो एग्रीगेट हमने तैयार किया हुआ है, जो एडमिक्सचर है जिसके अंदर सैंड है, जिसके अंदर ग्रेवल हैं, जिसके अंदर फाइन अर्थ वगैरह मड वगैरह है, वो अगर हमने यूज़ की हुई है तो वो अल्कली के साथ उसके रिएक्शन हो जाएंगे और उससे क्या नुकसान होगा। एंड इन एडिशन सोडियम नाइट्राइट इज़ आल्सो नॉन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो जो सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी सोडियम नाइट्रेट जो है वो कम करेगा। तो हाई अल्कली जो हैं सीमेंट्स वो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ कम होती है और लो अल्कली जो सीमेंट है उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि अब इसने इसकी ड्यूरेबिलिटी को रिड्यूस कर लेना है। और फिर ये जब ये फ्रीज था साइकिल रेजिस्टेंस में आएगा उसमें भी इसने उसकी ड्यूरेबिलिटी को उसने बहुत कम कर देना है। जी, पिछले जो अप्रोच 1 में हमने देखा था कि उसमें हमने सोडियम बेस्ड अगर एडिटिव डाले तो उसने जो अल्कली रिएक्शन जो है वो एग्रीगेट अल्कली रिएक्शन उसने बढ़ा दिया। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है, अप्रोच 2 क्या होगी। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ वेरी क्विक सेटिंग ऑफ द कंक्रीट द 3 वैलेंट आयंस लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, ये एल्युमिनियम नाइट्रेट या फेरिक नाइट्रेट ये हम इस्तेमाल करेंगे, माइट बी बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू दी मोनोवेलेंट सोडियम आयंस। वो मोनोवेलेंट था, हमने ट्राईवेलेंट एल्युमिनियम एंड फेरिक जो आयंस हैं वो नाइट्रेट में हमें एल्युमिनियम नाइट्रेट भी मिल जाएगा और फेरिक नाइट्रेट भी मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल करना है हमने, माइट बी बेनिफिशियल एज़ कम्पेयर टू दी मोनोवेलेंट सोडियम आयंस। एडिशनली क्या हम करेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट एज अ मल्टी फंक्शनल कंक्रीट एडमिक्सचर वो भी इसके अंदर डालेंगे। ये अप्रोच 2 जो है वो कंपैरेटिवली अप्रोच 1 से ज़्यादा अच्छी है। अब इसका हासिल क्या है, गोल क्या अचीव हमने करना है। दिस गोल इज़ मेट बाय एडमिक्सचर फॉर अ सीमेंटेशियस कंपोजिशन, कैल्शियम नाइट्राइट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, सुपर प्लास्टिसाइज़र, ऑप्शनली एयर इंट्रेनिंग एजेंट। अब इन चीज़ों को आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनका क्या क्या फंक्शन है आगे। जी, अब इन एडिटिव में कैल्शियम नाइट्रेट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। पहली स्लाइड में जैसे हमने कहा था कि हमें यहाँ कोरोजन इनहिबिशन भी चाहिए, जो मेटल वर्क है अंदर सरिया वगैरह है तो उसको भी कोरोजन से बचाना है, रस्टिंग से बचाना है। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है ये सेटिंग एक्सीलेटर भी है और स्ट्रेंथ एनहांसर भी है और कोरोजन इनहिबिटर भी है। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे स्लाइड में शो भी हो रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद फार्मूला CaNO2O3। दिस कलरलेस साल्ट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये बहुत अच्छा हाइग्रोस्कोपिक एजेंट भी है, मॉइस्चर को भी इसने एब्जॉर्ब करना है फ्रॉम एयर एंड इज कॉमनली यूज एज टेट्राहाइड्रेट। इट मे आल्सो बी यूज्ड एज इट एक्ट्स एज द कोरोजन इनहिबिटर, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंस द नाइट्रेट आयन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द आयरन हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड की जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो भी स्टील वर्क के ऊपर बन जाएगी। उस प्रोटेक्टिव लेयर रिड्यूसेस द कोरोजन ऑफ द कंक्रीट रीइंफोर्समेंट। कंक्रीट की जो रीइंफोर्समेंट है, जो वेब हमने सरिया का बिछाया हुआ है, उसके ऊपर एक हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। कैल्शियम नाइट्रेट मस्ट बी प्रेजेंट एट अ कंसंट्रेशन 2.5 to 3.5%। अब जो हमने कंक्रीट यूज़ की है उसका 2। नेक्स्ट इसके अंदर एल्यूमिनियम नाइट्रेट है और ये फास्ट रिएक्टिंग एंड हाई हीट डिवेलपिंग सेटिंग एक्सीलेटर है। और लाजिम बात है कि जहाँ इसको हम डालते हैं इसने ऑन साइट जाके एक हीट क्रिएट करनी है। इनिशियल हीट ऑन साइट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्विकली ऑब्टेन हाइड्रेशन रिएक्शंस। तो लाजिम बात है वहीं जाके इसने अपनी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्रिएट करनी है और सीमेंट को वहीं स्ट्रेंथ मिलेगी। दस इनिशियल हीट नीड्स टू बी जनरेटेड क्विकली। जितनी जल्दी भी इसको इनिशियल हीट मिलेगी वहीं उतनी जल्दी हमें उसकी सेटिंग मिलेगी सीमेंट की, और हमें पानी को ख़त्म करना है एक्चुअली इससे पहले कि वो फ्रीजिंग साइकिल की तरफ जाए। इट शोज़ that the nitrates containing 1 or 2 valent anions like sodium or calcium performs slowly in cold environment. Aluminum nitrate is commonly used as shotcrete and non-freezing conditions. Additionally, aluminum nitrate delivers more nitrates per mole
एट 7% जो है वो एल्युमिनियम नाइट्रेट हमें ज़्यादा दे रहा है, और कैल्शियम नाइट्रेट वो 74% हमें देता है। एंड देयर फॉर द नाइट्रेट बेस्ड क्लोरीन इनहिबिटिंग इफेक्ट इज़ इंक्रीज। तो अब हमें बेहतर ये है कि इसमें एल्युमिनियम नाइट्रेट ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा हमें क्लोरीन प्रोटेक्शन भी देगा, और इसकी डोजेज भी जैसे हमें नज़र आ रहा है बहुत कम है, 0.5 to 1% बाय वेट। लाजिम बात है कि हमें इससे पहले जो हमने अभी डिस्कस किया उसको ज़्यादा डालना पड़ा, उससे तकरीबन हाफ इसकी डोज रेट है, चूँकि इसकी सेटिंग क्विक है। और एल्युमिनियम नाइट्रेट इज सॉल्ट ऑफ एल्युमिनियम एंड नाइट्रिक एसिड एग्जिस्टिंग नॉर्मली एज क्रिस्टलाइन हाइड्रेट, मोस्ट कॉमनली एज एल्युमिनियम नाइट्रेट मोनोहाइड्रेट। तो 9 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन इसके अंदर मौजूद होते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर्स अब क्या होते हैं और ये कैसे क्यों यूज़ किए जाते हैं? यूज़ टू रिड्यूस दी वाटर कंटेंट। ये पानी का वाटर कंटेंट कम करते हैं, प्रेफरेबली डाउन टू अ वाटर सीमेंट वेट रेशो। वेट टू सीमेंट जो है वो बनेगा 0.3%, लीडिंग टू एन इंक्रीज ऑफ द सैलिनिटी इन दी कंपेरिजन विद द अनट्रीटेड सीमेंटेशियस कॉम्पोजिशन। और द यूज़ ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन। ये बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल होते हैं, और ये बेसिकली डिस्पर्सेंट्स होते हैं, और ये पार्टिकल एग्रीगेशन को ये कम से कम करते हैं। उसके अंदर के पार्टिकल्स जो हैं वो कम से कम एग्रीगेट में आएँ, और उसमें ये इसको डिस्पर्स फॉर्म में रखते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर्स आर लीनियर पॉलीमर्स कंटेनिंग सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स अटैच टू द पॉलीमर। जी, अब ये सुपर प्लास्टिसाइजर जो हैं वो बेसिकली 4 कैटेगरीज़ में, 4 फैमिलीज़ में ये डिवाइड किए गए हुए हैं। एक को SFM कहा जाता है, एक को NSF, और एक MLS, और एक PCE। अब जो पहला है सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेट्स SFM, आपको इसकी भी स्ट्रक्चर फार्मूला स्लाइड में शो कर दिया। दूसरा सल्फोनेटेड नेफ्थलीन फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेट्स SNF, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट MLS, और पॉलीकार्बोक्सिलेट डेरिवेटिव्स PCE प्लस सुपर प्लास्टिसाइजर्स। और ये किसी भी एडमिक्सचर में 0.25 to 0.5% होने चाहिए। ये एक यानी कि वाटर रिड्यूसिंग कंटेंट के तौर पे एडिटिव्स ये इस्तेमाल होंगे। जी, अब ये एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स AEA, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यूज़ टू इम्प्रूव दी फ्रीज था रेजिस्टेंस। ये फ्रीज था रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करेंगे? कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर्स एक्सपोज टू विंटर कंडीशंस, यूजली रेजिस्टेंस ऑफ द हाइड्रेटेड कंक्रीट इज इंक्रीज बाय एडिंग AEA टू प्रोवाइड पोर वॉल्यूम ऑफ द फ्रीजिंग वाटर। ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हमने कुछ सरफेक्टेंट डालना है, और यूजुअली इसके अंदर इस्तेमाल होता है शैम्पू बेस। ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं बहुत सी मार्केट्स में। SLES इसमें यूज़ होता है, जैसे आपको ये नज़र भी आ रहा है, ये बबल्स फॉर्मेशन हो रही है, और ये कंक्रीट के अंदर इसने बबल क्रिएट करके एक किस्म का वॉल्यूम दे देना होता है, एक किस्म की पॉकेट दे देना होता है, कैविटेशन दे देनी होती है कि अगर पानी अंदर फ्रीज था साइकिल पे आए भी तो उसको एक्सपेंशन के लिए बीच में इतना स्पेस मिल जाए उस बबल की वजह से कि वो कंक्रीट को अपनी जगह से डिस्प्लेस ना करे, और उसके अंदर वो एयर बबल जो है उस कंक्रीट के अंदर आ जाएं। उसके लिए सरफेक्टेंट्स जो है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स, वो ही इसमें डाले जाते हैं। एयर बबल, जैसे ये आपको नीचे तस्वीर में शो हो रहा है कि एयर बबल है, और इस एयर बबल के बीच में सीमेंट का पार्टिकल है, तो उसने अब इसको अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करनी है। तो जैसे सरफेक्टेंट उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा तो वो सरफेक्टेंट अंदर अपनी जगह, बबल की जगह अंदर बना लेगा, और एक किस्म की कैविटेशन उसके अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर फ्रीज था साइकिल वो उस कैविटी के अंदर ही होगा, और हमें उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्रैक्स नहीं आएंगे। जी, एयर एंट्रेनिंग एजेंट को दोबारा एक्सप्लेन किया गया। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एयर एंट्रेनिंग एजेंट इज़ टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द hardened concrete, especially in weather conditions subject to freeze thaw. The secondary purpose is to increase the workability of the concrete while in plastic state. Air bubble introduced in the cement or concrete that provide the space for expansion, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, for a minute droplets of the waters in the concrete due to the freezing and thawing, and protects the from cracks and damage of concrete. वही जैसे इस स्लाइड में भी शो हो रहा है कि एयर बीच में आ गई सीमेंट के पार्टिकल के बीच में, और वहाँ फ्रीज था साइकिल बहुत आराम से उस गैप के अंदर हो जाएगा। द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ एयर एंट्रेनिंग
एजेंट्स जो हैं वो उसके अंदर वुड डिराइव्ड एसिड साल्ट्स भी हो सकते हैं, विंस और रेजन्स और वुड रोजन्स भी और सिंथेटिक रेजन्स भी हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और एज अल्टरनेट शैम्पू बेस भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है और इसकी डोज भी बहुत कम है और जस्ट 0.04% ऑफ जो है वो वेट के हम इसमें इसको कंक्रीट के वेट के इसमें डाला जाएगा जी। अब एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स और सुपर प्लास्टिसाइजर्स जो हैं उनको अगर कंपेयर हम करें तो सुपर प्लास्टिसाइजर्स SP एंड एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट AEA is the same compound as some SP are also forming and therefore able to deliver the required porosity. Basically porosity किसी भी कंक्रीट के अंदर हमने जनरेट करनी होती है तो हम कोई एक एजेंट ऐसा यूज़ कर लें जिससे हम एयर एंट्रेनिंग एजेंट का भी काम ले सकें और सुपर प्लास्टिसाइज़र का काम भी ले सकें। तो वो एक सरफेक्टेंट ही है वो अगेन कि आप इसके अंदर लो वेट अगर कंक्रीट का एडमिक्सचर बना रहे हैं, लो वेट के ब्लॉक बना रहे हैं और उसमें आप चाहते हैं कि वो एक्सपेंशन से उसके अंदर क्रैक्स ना आए तो वो सरफेक्टेंट के तौर पे आप इसके अंदर SLES शैम्पू बेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सुपर प्लास्टिसाइज़र का काम भी देगा और एयर एंट्रेनिंग एजेंट का काम भी देगा। और इसकी जो डोज़ अगर हम इसको 2 in 1 में लेके जाना चाहें तो 0.25 to 0.54% ऑफ वेट ऑफ दी सीमेंट कंक्रीट जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे। बस आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट केमिकल की डिस्क्रिप्शन के साथ किसी नए बिज़नेस आइडिया के साथ इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे। बस दुआ है कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।